Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will going to talk about some important points, or you may say that some key points of this chapter. मैं ये चाहूँगा कि इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ इसकी कुछ टेक्सुअल एविडेंसेस भी रीड करके आपको सुनाऊँ ताकि यू मे रिलेट दीज पॉइंट्स. So in this chapter, Bertrand Russell first of all talk about the reawakening of East, and he relate his discussion, his points with the history. Bertrand Russell ने स्टार्ट चैप्टर यूँ किया, वो कहता है कि the reawakening of the East is one of those enormous movements that can only properly understood when viewed in a wide historical perspective. वो कहता है कि रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट को मतलब ईस्ट की मशरिक़ की असर नौ बेदारी को दोबारा से जाग जाने को और दोबारा से आंखें खोल लेने को हम उन मूवमेंट में शुमार कर सकते हैं. ये उन मूवमेंट में से है जिनको जब तक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ वाइड वे में नहीं देखते और वसअत नज़री के साथ नहीं देखते, उस वक्त तक आप इसको समझ नहीं सकते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी दिस थिंग इन अ वाइड पर्सपेक्टिव. अब देन वो इस बात को स्टार्ट करता है और अपनी बात को कनेक्ट कर देता है अल्टरनेशन ऑफ पावर से. अल्टरनेशन ऑफ पावर मीन्स पावर का यानी ताकत का तबादला, चेंजिंग होना, बार बार पावर का कभी वहाँ जाना कभी यहाँ जाना. अल्टरनेशन मैंने इस सेंस में इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके ये मीनिंग्स बताएं. अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो अल्टरनेशन रही है पावर की कि कभी मशरिक वेस्ट मीन्स मगरिब और ईस्ट मीन्स जिनमें हम शुमार होते हैं, हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं. सो ईस्ट और वेस्ट का जो ये तवाज़ुन कभी मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा है और एजेस में चलता रहा है कि कभी ईस्ट डोमिनेंट हो गया कभी वेस्ट डोमिनेंट हो गया. सो इस बात से वो इसको रिलेट करता है और वो कहता है कि अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैव अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 2000 ईयर्स एंड मोर. अगर हम इस अल्टरनेशन की बात करें, इस अल्टरेशन की बात करें ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो ये पावर का अल्ट्रेशन होता रहा, तबादला होता रहा कि कभी ताकत उनके पास चली गई कभी ताकत हमारे पास आ गई, वो कहता है कि ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये बल्कि हैव अकर्ड, ये उस वक्त से चला आ रहा है कि लास्ट 2000 ईयर्स, कोई 2000 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया इस काम को और इस वाक़े को. इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड. अगर हम शुरू की बात करें वो उस ज़माने की कि जब इस अल्ट्रेशन से भी पहले की हम बात करें तो हमें उस वक्त ईस्ट डोमिनेट नज़र आता था, यानी मशरिक वो हमारी बात कर रहा है कि ये कंट्रीज़ पहले प्रीडोमिनेंट थी, ये गालिब थी. इट वाज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल दैन वेस्ट. ये वेस्ट से यानी मगरिबी अक़वाम से जिनमें हम उन अक़वाम को ऐड कर देते हैं, जैसे यूरोप उसमें चला जाता है और इस तरह की और कंट्रीज़. वो कहता है कि ये वेस्ट के मुकाबले में डोमिनेंट थे. किस लिहाज से? मोर सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन में भी ज़्यादा थे, एंड मोर पावरफुल, और ताकत और कुव्वत में भी, मिलिट्री में भी, फौजी ताकत में भी ये ज़्यादा थे. और आगे वो कहता है कि द वेस्ट हाउएवर एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन विद द राइज ऑफ ग्रीस. अब अगर बात करें वेस्ट की कि मगरिब के पास यानी यूरोप के पास और इस तरह की और कंट्रीज़ के पास किस तरह ताकत चली गई और वो किस तरह लीडरशिप हासिल कर गए इसकी, तो वो कहता है कि ये उस वक्त हुआ कि जब उन्होंने एक्वायर कर ली, हासिल कर ली, क्या हासिल कर ली? एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन में वो आगे बढ़ गए और उसको वो लीड करने लगे विद द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान के उरूज के साथ. एंड इन पावर, और पावर में किस वक्त वो आगे बढ़े? विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर. एलेक्जेंडर के, सिकंदर आज़म के, द ग्रेट
जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उस वक्त की बात कर रहा है कि पावर उस वक्त से उनको मिला। कहता है कि फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, उस वक्त से सल्तनत रोमा के जवाल तक, दैट इज़ टू से फॉर सम 7 or 8 सेंचुरी, जिसको हम 7 सदियाँ या 8 सदियाँ कह सकते हैं, द वेस्ट वाज डोमिनेंट। तो ये जो मगरिबी अक़वाम थी उस वक्त डोमिनेंट थी इन पावर एंड इन कल्चर, पावर में भी और कल्चर में भी। यहाँ पर देखें, इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं होती और दुनिया में वो लोग गालिब नहीं आते जब तक वो पावर में और सिविलाइजेशन दोनों में, कल्चर से रिलेट कर रहे हैं, सिविलाइजेशन, कल्चर, महज़ब होना, इल्म वाला होना, नॉलेज, वो सारी तरक्कियाँ। तो सिर्फ ताकतवर हो जाना और सिर्फ ये कह लें कि दुनिया की दौलत जमा कर लेने से कोई डोमिनेंट नहीं हो सकता जब तक कि वो इसके अंदर भी तरक्की ना करे। तो सिविलाइजेशन में डेवलप होना और नॉलेज में डेवलप होना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट। और अब वो आगे कहता है कि इट लॉस इज दिस पोजीशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स। हाँ, जब रोमन्स और जर्मन की लड़ाइयाँ हुई और इनके दरमियान वार हुई और जर्मन ने रोम को शिकस्त दे दी और ख़ुद डोमिनेंसी हासिल कर ली, वो कहता है कि उस वक्त वेस्ट कमज़ोर हुआ और उस वक्त इसने अपनी डोमिनेंसी को, अपनी लीड को, जो लीडिंग पोजीशन इसको मिली हुई थी, वो उस वक्त उसने खोई है। और वो कहता है कि जर्मन अगरचे रोमन पावर को तबाह करने में कामयाब हो गए थे, बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, लेकिन अपनी पोजीशन वो ऐसी नहीं बना सके जैसा कि रोमन्स की थी। अब यहाँ पर शायद वो इस बात की तरफ भी इशारा करना चाहता है कि अगरचे जर्मन्स होते हैं वो पावर तो हासिल कर गए थे, लेकिन मे बी कि वो इतने ज़्यादा सिविलाइज ना हो जितने के रोमन हो। तो रोमन्स जैसा पावर या उनसे ज़्यादा पावर तो हासिल कर लिया, लेकिन सिविलाइजेशन में उनसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। यही वजह थी कि उनका मकाम जीतने के बावजूद अपने ये कह रहे हैं कॉम्पिटिटर से फिर भी इतना नहीं बढ़ा। और आगे वो कहता है कि विद द वेस्ट दस इनफीबल्ड, और इस तरह वेस्ट मगरिब इस तरह वो इनफीबल्ड हुआ। इनफीबल्ड मीन्स वीक हो गया। लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास टू ईस्ट, और पावर में और कल्चर में जो लीडरशिप इनको हासिल थी वो दोबारा हासिल हो गई मशरिक को। अब वो आगे कहता है, अब ये ऑल्टरेशन की आप बात समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो हमारे पास ताकत थी, फिर उनके पास चले गई व्हेन विद द राइज ऑफ ग्रीस। लेकिन जब ये दो जंगें इनके दरमियान हुई, इससे नुकसान इनको हुआ, तो दोबारा डोमिनेंसी हमारे पास आ गई नॉलेज में, पावर में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में। तो ये ऑल्ट्रेशन चल रही है। अब इसके बाद वो आगे फिर बताता है कि ऑल्ट्रेशन का सिलसिला और ज़्यादा। वो कहता है कि फिर हुआ ये कि वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ व्हाट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कॉन्क्यूर्ड बाय इस्लाम। अब वो दौर शुरू हुआ जिसको इस्लामी या इस्लामिक एज हम कह सकते हैं, जो इस्लामी दौर था। और वो दौर ऐसा था जिसको कह सकते हैं, कहता है कि वो इससे भी ज़्यादा लार्ज था और इससे भी ज़्यादा ग्रेट था जितना कि रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर से बड़ी एक ताकत इस्लामी ताकत बनी, विच इन द ग्रेट डेज ऑफ खिलाफत, जो खिलाफत का ज़माना पे शुरू हुआ, हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्ज दैन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेट डेज। रूमा सल्तनत रूमा अपने अजीम दौर में भी इतनी अजीम नहीं थी जितना कि इस्लामी सल्तनत फिर ताकतवर हुई। और फिर वो कहता है कि ये तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ, ये वेस्ट में शुरू हुआ, और ये सिर्फ वेस्ट में सिर्फ इस्लामिक सल्तनत से नहीं था, बल्कि उस वक्त चाइनीज़ एम्पायर भी डेवलप हो रहा था। ये ईस्ट का दौर था जिसमें इस्लामिक एम्पायर एज वेल एज चाइनीज़ एम्पायर वर फ्लोरिश्ड एंड दे वर डोमिनेंट। आगे वो कहता है कि द चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द टैंग डायनेस्टी वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव। ये भी एक ग्लोरियस थी इनकी सल्तनत और एक्सटेंसिव भी थी, इक्वली जिसको वो कहता है।
आगे वो कहता है द सुपरमैसी ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली मिलिट्री, और जो ईस्ट की सुपरमैसी थी, वो अफजलियत, वो ताकत और वो लीडरशिप में कमांड, वो कहता है कि ये सिर्फ मिलिट्री में नहीं थी, सिर्फ फौजी ताकत में नहीं था ऐसा, बट साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड द आर्ट्स ऑल्सो फ्लोरिश्ड इन चाइना एंड द मुहम्मदन वर्ल्ड एट द टाइम व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबेरिज्म। वो कहता है कि ये इल्म का दौर और फ़नून के तरक्की करने का दौर, ताकत के तरक्की करने का दौर उस वक्त था यहाँ पर, और ये मशरिक उस वक्त चमक रहा था इल्म की रोशनियों से जिस वक्त यूरोप वाज सैंक इन बारबेरिज्म, जब ये बारबेरिज्म के दौर से गुजर रहा था, जहालत के दौर में था, जिसको खुद यूरोप ने द डार्क एजेस का नाम दिया है, ज़माना जाहिलियत। इनके बारे में खुद एक राइटर ने, वैसे तो बहुत से राइटर्स हैं, मैं रेकमेंड करूँगा ये किताब आपको कि आप वो किताब ज़रूर पढ़ें, और यूरोप पर इस्लाम के एहसानात उसका नाम है। ये डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्ग की किताब है, सो इट इज़ रेकमेंडेड टू रीड, जिसके अंदर बहुत ये कह लें कि बेहतरीन अंदाज में विद हिस्टोरिकल एविडेंसेस डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्ग ने इस दौर को बताया है, और बताया है कि इस्लाम ने किस तरह यूरोप पर एहसानात किए हैं। मे बी कि ये आपको PDF में भी मिल जाए। आगे वो कहता है कि बट इट वाज ओनली इन यूरोप दैट इट वाज डार्क। ये जो जहालत का दौर था ये सिर्फ यूरोप में था। वो कहता है कि इंडीड ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप, यकीनन क्रिश्चियन यूरोप में था ऐसा। फॉर स्पेन, और जहाँ तक स्पेन की बात है, विच वाज मोहम्मदन, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की उस वक्त सल्तनत थी और कोई तकरीबन 850 साल मुसलमानों ने वहाँ पर हुकूमत की है। वो कहता है कि विच वाज मोहम्मदन वर्ल्ड हैड अ ब्रिलियंट कल्चर, वहाँ पर एक ऐसा कल्चर था जिसको ब्रिलियंट कहा जा सकता है। द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बारबेरिज्म। कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द pioneers ऑफ द न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। वो कहता है कि फिर ये जो दौर इनका जहालत का दौर चल रहा था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ और ये जहालत के उस गार से, उस केव ऑफ बारबेरिज्म से बाहर आए, और वो दौर इनके यहाँ शुरू हुआ जब इन्होंने भी इल्म हासिल कर लिया। वो कहता है कि ये उस वक्त हुआ कि जब कोलंबस और वास्को डी गामा, जो कि न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के पॉइंट्स से, उन्होंने कोशिशें की। अब ये कोलंबस कौन था? यू नो के जिसने हु डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसने अमेरिका डिस्कवर किया। और अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो ये वास्को डी गामा भी एक जहाज़रान था जो कि नए बहरी सफ़र पे निकला था कि एक नया रास्ता वो तलाश कर सके। वेस्ट इंडीज़ के हवाले से भी मुझे एक बात याद आई कि कोलंबस के ही हवाले से आता है कि जब वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था कि वो एक नई दुनिया को दरियाफ्त करे, तो वो एक ऐसे जजीरे पे पहुंचा था जहाँ पर लोगों का रंग फेर नहीं था, तो वो समझा शायद वो इंडिया पहुंच चुका है। लेकिन जब वो और आगे गया तो फिर उसको अमेरिका की ज़मीन डिस्कवर करने का मौका मिला, तो उस जगह को जिसको उसने इंडिया कहा था उसको फिर वेस्ट इंडीज़ कहा गया, क्योंकि बहुत सारे जजीरे थे वो। और आगे कहते हैं कि एंड साइंटिफिक टेक्निक्स वाज इट्स मेन वेपन। ये जो तरक्की वेस्ट ने की उन पॉइंट्स के ज़रिए तो की उसने, कि नए नए रास्तों की तरफ वो गए और फिर उन्होंने वेस्टर्न न्यू इम्पीरियलिज़म की राहें खोली। इम्पीरियलिज़म इन एक्चुअल कहा किसे जाता है? इन एक्चुअल इम्पीरियलिज़म कहा जाता है अपनी सल्तनत की बाउंड्रीज़ बढ़ाने को, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके उन सल्तनत में दाखिल हो सके और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम हो सके, ये इम्पीरियलिज़म कहलाता है। सो सल्तनत वसी करने की जो पॉलिसी होती है यही इम्पीरियलिज़म कहलाता है, और वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म का इसको नाम दिया गया है। और साइंटिफिक टेक्निक्स कहा कि फिर ये इनके मेन वेपस थे। दैन अगर हम बात करें तो वो बात ये करते हैं कि द ईस्ट विच हैड लेड द वर्ल्ड इन साइंस, वो ईस्ट जिसने साइंस में तरक्की की थी और एक लीड हासिल कर ली थी, कहता है कि बिफोर द राइज ऑफ
ग्रीस, यूनान के उरूज से पहले, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, और रोम सल्तनत और रूमा के जवाल के बाद, वो कहता है कि वॉज कम्प्लीटली आउट डिस्टेंट बाय द वेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी ऑनवर्ड। वो कहता है कि फिर ये तरक्की उनकी बाकी ना रही, और फिर ये पावर और ये ताकत चली गई फिर वेस्ट की तरफ। और वेस्टर्न कॉन्क्यूस्ट के बारे में वो कहता है, और एटलीस्ट वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर वेस्टर्न ताकत और डोमिनेंसी इनका गलबा दुनिया में ज़्यादा हो गया। हम इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता था कि इस पॉइंट को हम विद हिस्टोरिकल एविडेंसेस समझ लें, और इस लेक्चर को यू मे लिसन रिपीटेडली, और in upcoming video we will talk about another and others main points. Thank you very much.